हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में ये 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, पहले ये हमें लिखना है। देखो इसका आंसर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। इसका जो कलर होता है ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट वाला का। इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। जब इसको हीट किया जाता है, देखो इसको हीट किया जा रहा है, तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, तो वाइट कलर में। देखो ये FeSO4 बन गया इसको हीटिंग करने से, और वाटर भी यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ए हुआ। बी नंबर में दिया गया है कि नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसका आंसर फिर आपको यहाँ से नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, जब स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में एक और दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन दिस चेंज। किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब में अगर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिएक्शन वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लो दिया गया है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड किया जाता है, देन जो येलो प्रिसिपिटेट होता है लेड आयोडाइड का, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड नाइट्रेट के साथ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर इसी में यहाँ पे दिया गया था एक क्वेश्चन और, इधर था क्वेश्चन कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन भी लिखना था। तो यहाँ पे देख लो इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी करके दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 3 नंबर है व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन गेन होता है, यही होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन गेन होगा या तो हाइड्रोजन लॉस करेगा। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है ये भी यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो गया, मतलब कि ZNO रिड्यूस्ड हुआ। तो इसका आंसर होगा, इसमें हम लिखेंगे कार्बन और इसमें लिख देंगे ZNO। इसी का आंसर देखो यहाँ पे दे दिया गया है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है नेम द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सा गैस इवॉल्व होता है जब डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो रिलीज होता है, जो कि आपको इक्वेशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। एंड इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया था कि हाउ इज़ इट रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका भी आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे सबसे पहले लिख दिए हैं। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी पढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि हाउ मे इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से इसे कैसे हम ऑब्टेंड करते हैं। तो बेकिंग सोडा से ऑब्टेंड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि इट कैन बी ऑब्टेंड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, फॉलोड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद फिर रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन से। देखो यहाँ पे हीट किया गया, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन ये भी है कि नेम एन इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। आपको एक इंडस्ट्रियल यूज़ लिखना है वॉशिंग सोडा का।
ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस द्वारा हम मेटल एम को कैसे, जैसे मेटल एम जो है अगर वो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है तो उसको कैसे हम ऑब्टेंड करते हैं, या फिर मेटल एन है अगर ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है तो उसको कैसे हम ऑब्टेंड करते हैं। एंड इसका दोनों का एक एक एग्जांपल भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में दिया गया था, जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है उसको कैसे ऑब्टेंड किया गया है वो दिया गया है, एंड जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में है उसको कैसे ऑब्टेंड किया गया है ये पूरा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिफाइनिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है। एंड फिर एक क्वेश्चन इसमें ये भी दिया गया था कि नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। आपको एक मोस्ट वाइडली मेथड का नाम बताना है जो कि यूज़ होता है इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने के लिए। तो इसका यहाँ पे आंसर जो है पूरा आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो यहाँ पे मेथड का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एंड इसी को यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है गिव रीजन वाई, क्यों मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर होता है जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका आंसर्स भी देखो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। देख लो मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको लेके दिया हुआ है। इसी में फिर और भी 2-3 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये सब सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, मैं क्वेश्चन और आंसर्स आपको दोनों ही दे रहा हूँ। अगला जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको यहाँ पे ये जो एक कंपाउंड्स दिया गया है इसका आपको नाम लिखना है। तो इसका जो नाम है ये इथेनॉल है और ये जो है ये इथेनॉल। अगर कार्बन कंपाउंड्स आपने पढ़ लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अभी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज़ एडेड टू वाटर। जब सोप को वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो मिसेल का फॉर्मेशन क्यों बनता है, ठीक है। या फिर वाई आर मिसेल नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज़ एडेड टू इथेनॉल, या फिर इथेनॉल में जब ऐड किया जाता है तो मिसेल्स क्यों फॉर्म नहीं होता है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख लो दे दिया गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक्सप्लेन द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीनिजिंग एक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखो सोप कैसे साफ करता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रॉ अ डायग्राम डिपिक्टिंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड लेवल ऑन इट। आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, एंड फिर आपको उसमें गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज को दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये सब सारा यहाँ पे देख लो फिगर में दे दिया है, एंड इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ। इसकी तैयारी जरूर कर लेना क्योंकि आपकी परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का आपको ड्रॉ करना है, एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ लंग्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में लंग्स का क्या रोल होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो इसका डायग्राम आपको सबसे पहले तो ये बनाना है, फिर आपको ये सब सारा यहाँ से एक्सप्लेन कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हार्मोन्स को डिफाइन करना है। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड। थायराइड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ये बताना है, एंड उसका फंक्शन क्या है। तो हार्मोन्स क्या होता है यहाँ पे दिया गया है कि हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। एंड ये सब सारा क्वेश्चन का आंसर जो आगे क्वेश्चन था उन सब का आंसर यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे ABCD जो है इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, इनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब सारा आपका आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है। A क्या है, स्टिग्मा है, B क्या है, पॉलन ट्यूब है, इस तरह से सारा यहाँ पे दे दिया गया है। एंड इन सब का भी जो क्वेश्चन का आंसर है कि पॉलिनेशन क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब सारा यहाँ पे आंसर्स में दिया हुआ है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेवल द पार्ट। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है एंड इन पार्ट्स को जो है आपको लेवल करना है। तो इसका आंसर से यहाँ पे देख लो। एंड कुछ क्वेश्चंस और भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे कि व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन एग्स व्हेन इट इज़ नॉट फर्टिलाइज, जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग का क्या होता है। तो ये आंसर इसका यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स, वन विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स एंड द अदर विथ रिंकल एंड येलो सीड्स। तो आपको यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो लिखना है F1 प्रोगेनी का। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इन सब का जो आंसर्स है यहाँ पे आपके लिए मैंने दे दिया है। मैं क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दोनों दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, दो रीजंस बताने हैं। तो दो रीज़न, पहला देख लो रीज़न यहाँ पे ये वाला रीज़न दिया हुआ है, दूसरा रीज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन ये भी है एक और कि लिस्ट टू कॉन्ट्रेस्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी मेंडल यूज्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बी का आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे दिया गया है कि ए बी एंड सी डी टू स्फेरिकल मिरर्स। ए बी और सी डी देखो यहाँ पे दो स्फेरिकल मिरर्स है फ्रॉम पार्ट्स ऑफ हॉलो स्फेरिकल वॉल का जो पार्ट है विथ इट सेंटर ओ, इसके सेंटर ओ से, जो कि डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, इनके फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो फोकल लेंथ का रेशियो के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 F1/F2 करेंगे तो इसका रेशियो 1:1 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हो। स्टेट एंड डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है। एंड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आंसर जो है यहाँ पे हमने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, तो देख लो इसका आंसर्स यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसी को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसका आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला गया है कि अगर मायोपिया हो जाए तो उसका डायग्राम क्या होगा। तो देख लो ये मायोपिक आई का ये दिया हुआ गया, इसको करेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज़ किया, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ए का है, ये बी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को जरूर कर लेना, इसका आंसर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है। देख लो यहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, तो इसको कर लेना, एनी हाउ करके जाना क्योंकि ये आपके परीक्षा में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज़ कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल जो है इंसुलेटेड वायर का वो गैल्वेनोमीटर के साथ जो है वो कनेक्ट है। तो व्हाट वुड बी सीन इफ अ बार मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल टुवार्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन और भी बहुत सारे सब पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसका जो आंसर्स है, इसका आंसर्स यहाँ पे देख लो दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तैयारी जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में, दोनों में क्या अंतर है, इसको लिखना है। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड ऑफ एन एलॉय रैदर देन अ प्योर मेटल। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। फिर क्वेश्चन एक यहाँ पे और भी दिया हुआ है, इसका आंसर्स यहाँ पे देख लो, यह बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बाकी सबका भी यहाँ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे एक फूड चेन करके दिखाया गया है। फिर बोला गया है कि अगर 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल टू द ग्रास में अगर 10,000 जूल जो है सोलर एनर्जी है, तो हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द डियर टू ट्रांसफ़र इट टू द लाइन। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देख लो दिया गया है, द एनर्जी लेवल टू द डियर इज़ 1000 जूल जो है वो बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि एनर्जी फ्लो इन फूड चेन्स इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी फ्लो होता है फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल में होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। एंड कैसे जो पेस्टिसाइड्स होता है वो फूड चेन में इंटर करता है, ये सब भी आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। तो सबका आंसर यहाँ पे हमने दे दिया है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन से आप क्या समझते हैं एंड कैसे ये फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में, एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सब सारा यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि वाई इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs अ काउज ऑफ कंसर्न। एक्सेसिव यूज़ ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ होना ये हमारे लिए क्यों एक तरह से कंसर्न का कारण है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे नीचे ही आपको दे दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर से यहाँ से तैयारी कर लेना। तो ये 30 क्वेश्चन थे, ये परीक्षा में आपका पक्का आएगा, अच्छे से तैयारी कर लो। बाकी और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, अगर आपको ये सब सारे क्वेश्चन समझने होंगे तो भी कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो में आपको समझा दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।